हेलो एवरीवन। आज इंटरनेशनल लेबर डे है और दो लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मज़दूर दिवस है और ऐसा ही टॉपिक इस दिन लेकर के जा रहा हूँ जो उन्हीं की देन है, उन्हीं के मूवमेंट्स की, उन्हीं के रिवॉल्यूशन की देन है। जी, मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूँ जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में है। 9th-10th का सिलेबस के अंदर ये आती है और आखिरी चैप्टर है और ये सभी कंपटीशन एग्जाम्स में इसके बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं। आज 10-15 मिनट के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से इसको याद करेंगे, ध्यान करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? देखो, डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि कुछ सिटीजन्स के राइट्स हैं जिसको एंजॉय करता है और इनमें से भी कुछ ऐसे राइट्स हैं जो फंडामेंटल है, जो विशेष हैं, जिसके बिना डेमोक्रेसी अधूरी है। तो आज हम वही बात करना चाहेंगे और इसको समझाने के लिए सबसे पहले दुनिया की ऐसी 3 घटनाओं का, इन 3 देशों का जिक्र किया गया जहां अगर ये राइट्स ना हो तो क्या होगा। जैसे 2001 में ट्विन टावर्स पर अमेरिका में अटैक हुआ। अटैक करने वाले आतंकवादी थे निश्चित रूप से, लेकिन जब वहाँ शक के तौर पर लोगों को पकड़ा गया तो लगभग 600 लोगों को जेल भेजा गया, बिना बताए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना जांच पड़ताल के। 600 लोगों को, एक बे है ग्वांटेनामो बे, नेवल स्टेशन है ये और अमेरिका के अंडर में आता है, क्यूबा के नज़दीक है ये। यहाँ पर इनको रखा गया और इनको जितने भी यातनाएं दे सकते थे दी, क्योंकि उसी समय किसी ने टोनी ब्लेयर को लिखा भी था, प्रेसिडेंट को, कि इस तरह से मेरे फादर वहाँ पर जेल में है, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो किस जुर्म में है, क्योंकि वो भी उनको तब पता चला जब न्यूज़पेपर्स के थ्रू, नहीं तो पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ गए। तो वो एक एग्जाम्पल था। एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी वहाँ कहा कि आप लोग ये गलत कर रहे हो, लेकिन नहीं माना गया था। तो ये कि उदाहरण था वहाँ उस समय का, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है कि अगर अधिकार ना हो, राइट्स को एंजॉय ना कर सके किसी भी कारण से सिटीजन, तो क्या कर सकते हैं, अपनी ही सरकार क्या कर सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल कोसोवो का दिया गया है। कोसोवो, ये देखिए दिया हुआ है, 2 करोड़ के लगभग आबादी का अब तो एक छोटा सा देश बन गया है कोसोवो, लेकिन ये कभी यूगोस्लाविया में हुआ करता था, यूगोस्लाविया, और वो भी कई भागों में जब बट गया। ये सर्बिया भी उसी का हिस्सा था, मोंटेग्रो भी उसी का हिस्सा था, मैसिडोनिया भी उसी का हिस्सा था। 6 भागों में वो बट गया था और ये कोसोवो ये सर्बिया के अंडर में आता था और अल्बेनियन लोग इसमें रहते थे जो माइनॉरिटी में थे। सर्बिया सब लोग जो है वो मेजॉरिटी में थे। तो यहाँ का जो इलेक्टेड, आप ये कहें कि जो हेड है, उन्होंने यहाँ पर इन पर अत्याचार शुरू कर दिया। और ये कहानी भी बताते हैं। एक 74 इयर्स लेडी है, वो ने अपनी कहानी बताई कि कैसे सर्बियन फोर्सेस ने मेरे घर पर आकर के मेरे हस्बैंड को मेरे सामने शूट किया और फिर मेरे घर को आग लगा दी और मैं बारिश के दिन में भी बाहर सिर्फ अपने उन कपड़ों में जो पहने हुए थी उसमें बाहर खड़ी थी। तो एक एग्जाम्पल था कि ऐसा देश जो स्वयं ही अपने सरकार जो स्वयं ही अपने नागरिकों पर एक उनके अधिकारों पर का हनन कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल था कि अगर राइट्स ना हो तो क्या हो सकता है एक आम नागरिक के साथ में। ऐसे ही सऊदी अरब में बड़ा रिच कंट्री माना जाता है, मोनार्ची है, राजा जिस प्रकार से होता है, और इसके अंदर जज भी वही बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स भी वही बनाते हैं,
नियम भी उन्हीं के हाथ में है, सब कुछ एजुकेशन भी उन्हीं के हाथ में, मनमानी है। वहाँ ना धर्म की आज़ादी है, जो उनका आदेश होगा वही उनका कानून होगा। किसी प्रकार की सिटीजन्स की भावनाओं का या किसी प्रकार से उनके डिग्निटी का कोई हिसाब किताब इसके अंदर नहीं है। ये सिर्फ एग्जाम्पल 3 इसलिए दिए गए कि अगर राइट्स ना, और आपको भी बहुत सी जगह ऐसा लगा होगा कॉमन लाइफ में भी कि कहीं ना कहीं किसी का फंडामेंटल राइट्स अगर हार्म होता है तो बड़े मुश्किल होती है। लेकिन इंडिया ने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के नाम से एक प्रोविज़न बना पार्ट 3 में, और उसके आर्टिकल्स 12 से 35 तक बने। बड़ी सुंदर चीज़ इसमें बनी, और उसके कारण से जो असली जो डेमोक्रेसी है वो सामने आती है, क्योंकि ये राइट्स हैं जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की उसको एक इनिशियल एक कहते हैं फीचर है उसकी। तो ये पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, हमारे मौलिक अधिकार जिसको हम बोल देते हैं, पार्ट 3 में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस कमेटी को हेड कर रहे थे, जो कमेटी बनाई गई थी कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। तो फंडामेंटल राइट है क्या, ये थोड़ा सा समझ लें। ये बहुत आसान सी बात है, सीधी सी बात है। अभी हमने 3 एग्जाम्पल दिए। इसका मतलब सिटीजन के उन राइट्स को कमतर किया गया या उसको राइट्स नहीं दिए गए, तो ये सब बातें हुई। और अगर उसके पास राइट्स होते तो ये सब नहीं कर सकते थे। इसका मतलब क्या था कि जो रूलर्स हैं या जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कुछ लिमिट्स लगाते हैं राइट्स कि भी आपके भी कुछ लिमिट्स हैं। वो लिमिट्स जो सेट होती हैं वही हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ ए पर्सन, एक सिटीजन के, एक व्यक्ति के क्लेम हैं ओवर द फेलो बींग्स, कि उसका कोई जो भी फेलो बींग उसके साथ रहते हैं वो, या सोसाइटी या गवर्नमेंट, मतलब उसके क्लेम्स है कि आप उनको उनसे नहीं छीन सकते या उनको उनसे नहीं ले सकते। ऐसे कुछ राइट्स अधिकार उनके अपने हैं जिनको हमने प्रोविज़न पार्ट 3 में क्लियरली दिया है। या यूँ कहें कि राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स। रीजनेबल क्लेम्स का शब्द क्यों बोला गया? ये इसलिए भी कहा गया कि भाई आपके राइट्स बिल्कुल शुरू होते हैं जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है वहाँ तक, यानी किसी दूसरे को आप नुकसान नहीं कह सकते, आप दूसरे की खिड़कियों को नहीं तोड़ सकते अपने एंजॉयमेंट के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। रीजनेबल क्लेम्स हैं रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी और सैंक्शन बाय लॉ, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो इसे फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि ये बाकी लॉ से सुप्रीम है, और कोई भी किसी भी इन राइट्स को अगर कम करता है या इनको छीनने की कोशिश करता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने राइट्स को बचाने के लिए, और क्लेम कर सकता है अपने राइट्स को कि मुझे ये राइट्स मिलने चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ 7 फंडामेंटल राइट्स, इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी था वो 44th अमेंडमेंट, ये ज़रूर याद रखें, 1978 में उसको हटा लिया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और ज़्यादातर मैंने अभी कहा कि ये लेबर डे है, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं इसलिए रिकॉग्नाइज़ करता हूँ। आज कोविड-19 जो वायरस है उसके कारण से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंटेनमेंट के कारण से या लॉकडाउन के कारण से, वो लेबर को आ रही है। और लेबर ही दुनिया को बनाने वाले हैं। मैंने अभी ने कहा ना, उन्होंने ही क्रांतियाँ की हैं। जितने भी क्रांति किए, जितने भी मूवमेंट्स आए, जितने भी राइट्स की जो बात आई है, उन्हीं की मूवमेंट से निकल कर आई है। तो आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनको भी रिकॉग्नाइज़ करें, नहीं तो भविष्य में भी ये बात को भी सोचेंगे कि जब हम पर आपत्ति आई तो किन लोगों ने हमारा साथ दिया। इसलिए बाकी सबकी जिम्मेवारी है, जो लेबर नहीं है बल्कि इनसे काम कराते हैं, तो वो उनकी जिम्मेवारी है कि आज हम उनकी सहायता करें। ये बहुत ही ज़रूरी है सब गवर्नमेंट्स के लिए, सारे स्टेट्स के लिए चैलेंज भी है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे जितने भी राइट्स हैं ये इस प्रकार के मूवमेंट से निकल कर के आए। जैसे हमारा जो जस्टिस का जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल का जो राइट है 1917 के रशियन का क्रांति से आया। उसके बाद फ्रांस की जो क्रांति उससे हमारा इक्वलिटी का, लिबर्टी का, फ्रेटर्निटी का, ये सब चीज़ें निकल करके आई। तो ये फंडामेंटल उन्हीं मूवमेंट से आई। इसलिए आज का दिन मैंने चुना कि फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, क्योंकि हम उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं
पूरी दुनिया के लिए। तो मैं इस रेफरर वर्ड को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इससे हमें थोड़ा सा याद रहता है कि राइट टू इक्वलिटी, ई फॉर इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, एफ फॉर फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और ये जो हमारा जो आर है राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन, ये डबल आर जो है राइट टू रिलीजन के में आता है। और पांचवा हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ई फॉर एजुकेशनल राइट्स, और छठा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इस प्रकार से रेफरर वर्ड अगर हमें याद रहता है तो हम आसानी से इन 6 फंडामेंटल राइट्स को याद रख सकते हैं। और अब हम थोड़ा थोड़ा इनका जिक्र कर लेते हैं जो आमतौर पर हमारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है और एक आम नागरिक को उनका जानकारी भी होनी चाहिए। पहला राइट हमारा इक्वलिटी का, राइट टू इक्वलिटी। इसका मतलब लॉ की नज़रों में हम सब समान हैं, रूल ऑफ लॉ है। आर्टिकल 14 to 18 है कि हर व्यक्ति समान है, डिग्निटी है उसकी, अपनी उसकी शान है, अपना उसका स्टेटस है, उसको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता, उसको कोई कम नहीं कर सकता। और इसीलिए इसी इक्वलिटी के कारण से ही हमारा आर्टिकल 17 था जिसने ये ऑफेंस माना अनटचेबिलिटी को, मतलब छुआछूत को एक अपराध की श्रेणी में रखा। इसी के कारण से इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के कारण से बना था। अगर इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार से कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एरिया, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। सब अमीर गरीब सब लोग इक्वल हैं इन द आइज ऑफ लॉ। ये हमारा ये यूँ कहें कि फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का ये फाउंडेशन है, ये जो हमारा अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, किस प्रकार की आज़ादी? कहीं भी जाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, एसोसिएशन बनाने की आज़ादी, कमाने की आज़ादी, अपने आप को आगे बढ़ाने की आज़ादी। तो ये राइट टू फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 19 से 22 के तहत, ये हमारी है जिसको कोई भी छीन नहीं सकता और ये कोई भी नागरिक एंजॉय कर सकता है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ये आर्टिकल हमारे 2 कारण से बने थे। एक तो बहुत से लोग उस समय बेकार, यानी सिर्फ खाना पीना देते उनको या बहुत कम पैसा दे करके अपने यहाँ बॉन्डेड लेबर की तरह से काम कराते थे। आर्टिकल 23 कहता है कि ये जो है सही नहीं है, ये ऑफेंस है, और इसको आर्टिकल 23 इसको लिमिट करता है, बॉन्डेड लेबर को। इसी प्रकार से आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर की बात करता है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आप ऐसा काम नहीं दे सकते जो किसी भी प्रकार से रिस्क का काम है, फैक्ट्रियों में या और कहीं पर भी है, वो आप नहीं करा सकते। तो ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में। तो ये दोनों आर्टिकल आप देखेंगे, आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हर एक सिटीजन का है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी सीधी सी बात है, सेकुलर कंट्री है इंडिया का और इसके अंदर किसी को किसी भी मजहब धर्म को मानने की आज़ादी है, पूजा पद्धति की आज़ादी है, इसमें कोई किसी का भेदभाव नहीं कर सकता। इसका मतलब ये भी है कि कोई सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकती, स्पॉन्सर नहीं कर सकती, किसी धर्म विशेष पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। 5वां राइट है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। ये माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल बनाया है क्योंकि डेमोक्रेसी में जो पावर का एंजॉय करेगी वो मेजॉरिटी करेगी। तो अगर माइनॉरिटीज़ हैं कहीं पर भी तो माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए ये कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स बने हैं कि वो अपने कल्चर को अपनी उसको सहेज कर रख सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं। ये स्पेशल राइट माइनॉरिटीज़ के लिए दिया गया आर्टिकल 29 और 30 के अंदर। 6th है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसका मतलब सीधा सा है कि ये सभी जितने भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर ये ना हो, ये अगर कोर्ट में इनका ठीक से प्रोटेक्शन ना मिले तो फिर ये बेकार है। इसलिए ये कहा गया कि हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, यानी वो जा सकता है कहाँ? कोर्ट में। कोई भी इनमें से राइट, जैसे मान लीजिएगा ये राइट टू फ्रीडम है, एक व्यक्ति को और अरेस्ट कर लिया बिना किसी कारण से, तो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि अरेस्ट करने से पहले उसको बताना होगा क्यों अरेस्ट किया जा रहा है,
24 आवर्स में उसको कोर्ट में पेश करना होगा कि ये चार्जेज हैं, क्योंकि इसके बगैर बात नहीं बनेगी। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये तभी संभव है जब ये जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट, ये बहुत मजबूत हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिटीजन को, हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि वो कोर्ट में जा सकता है, कोई भी अगर फंडामेंटल राइट उसका हर्ट होता है तो। इसलिए इस जो राइट है इसको गार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड गार्ड ऑफ डेमोक्रेसी? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। मुझे उम्मीद है आज के दिन ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।